हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ पे बना रहा हूँ। मैंने जो इसकी वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, मुझे खुद ही ध्यान नहीं कि मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, तो बीच में सॉरी चाहता हूँ कि बहुत गैप हो गया, क्योंकि इसके अलोंग एक पेपर और चल रहा था डायनेमिक्स का। मैं सोच रहा था एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर इस मैथ को आप कंटिन्यूसली करेंगे। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ उसके लिए जो पिछली वीडियो मैंने बताई हुई है उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवाऊँगा बात को अपनी, ठीक है। उस रिवीज़न के बाद ही हम आज का नया काम करेंगे, ठीक है। तो 5th चैप्टर चल रहा था। 5th चैप्टर का नाम था कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसमें हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, CR इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो करंटली टॉपिक चल रहे थे वो एनालिटिक फंक्शन और CR इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन पर चल रहे थे, ठीक है। तो आज मैंने उसी पे डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल भी करवाने हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल को करवाने के लिए आपको पिछला काम ढंग से पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको वो बातें ध्यान नहीं होंगी तब तक आप उन एग्ज़ाम्पल को जो मैं आज समझाने वाला हूँ उनको आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आज सबसे पहले उसका कुछ एक बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स की शुरुआत करवाऊँगा। तो एनालिटिक फंक्शन मैंने जो बताया था पिछली वीडियो में, वो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले वो समझते हैं, फिर CR इक्वेशन के बारे में भी समझेंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या था? If f dash z exists at every point of a domain D except at finite number of exceptional point, then fz is said to be analytic। मीनिंग क्या है कि f dash z अगर डोमेन के कुछ पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे एग्जिस्ट करे तो उस टाइम पे जो fz है वो एनालिटिक होगा, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ मैंने जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स की बात की, वो एक्सेप्शनल पॉइंट वो हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उन एक्सेप्शनल पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, या फिर इसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो उसको हम रेगुलर कहते हैं, और एक वर्ड और भी यूज़ करते हैं होलोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। कुछ एक बुक्स के अंदर एनालिटिक, रेगुलर और होलोमॉर्फिक को सिनोनियम्स लेके चले हुए हैं, मतलब सेम लेकर चले हुए हैं। मीनिंग कि कोई एफ डैश, मतलब ये कोई फंक्शन अगर सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो भी वो फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। कुछ एक बुक में इस तरह की डेफिनेशन यूज़ की गई है। कुछ एक बुक में ये बताया गया है कि इफ़ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन डी देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड एनालिटिक, ठीक है। तो ये बात उसके अंदर बोली गई है, ठीक है। कुछ एक के अंदर कुछ पॉइंट को छोड़ के जो है मतलब फंक्शन को एनालिटिक बताया गया। तो ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन थी। उसके बाद मैंने CR इक्वेशन को बताया था, जिसके अंदर मैंने दो कंडीशन प्रूव करवाई थी। सबसे पहले कंडीशन थी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन fz टू बी एनालिटिक। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होना चाहे तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है एनालिटिक होने के लिए, ठीक है। देखो इसमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। इफ़ ए फंक्शन fz इज इक्वल टू u प्लस आइटा v इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z नॉट। इसमें बोला गया कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी भी पॉइंट z नोट पे और 4 पार्शियल इन ए डोमेन D हो, देन हम ये कहेंगे कि जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है कौन कौन से, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ये एग्जिस्ट करेंगे किस पॉइंट पे, x नोट y नोट पे, और CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मतलब नेसेसरी कंडीशन हमें ये कहती है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और CR इक्वेशन को भी होल्ड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद सफिशेंट कंडीशन है। सफिशेंट कंडीशन क्या है? सफिशेंट कंडीशन हमें ये कहती है द कंटिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन, कंटिन्यूस हो और वन वैल्यूड वो होते हैं जो एक वैल्यू पुट करने पर सिंगल वैल्यू ही शो करें। ठीक है, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिंगल वैल्यूड होता है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। मतलब एक वैल्यू पुट करने पर एक से ज़्यादा आंसर आते हों तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं होते, वो मल्टी वैल्यूड होते हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यूड के लिए क्या होगा, सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल ही उसका आंसर आए। ठीक है, उसकी मतलब वैल्यू है सिंगल ही आए। ठीक है, तो वो वन वैल्यूड कहेंगे या उसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी वन वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक तभी होगा किसी भी डोमेन डी में जब 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस भी हों और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हों। ठीक है, तो ये सी आर इक्वेशन की सफिशेंट कंडीशन है। आज जो मैं एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ वो नेसेसरी कंडीशन पे करवाऊँगा। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल हम नेसेसरी कंडीशन पे करेंगे। मैंने एग्ज़ाम्पल की वैसे स्टार्टिंग तो करवाई थी जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल मैंने करवा दिया था। ठीक है, आज मैं एग्ज़ाम्पल सेकंड करवा रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो मैं करवाऊँगा 2-3 एग्ज़ाम्पल वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड एग्ज़ाम्पल ये है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड is equal to z bar is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin। प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो हर एक पॉइंट पे होगा लेकिन डिफरेंशिएबल सिर्फ ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन को छोड़ के किसी और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमें बात इसके अंदर प्रूव करनी है। तो फंक्शन हम लेकर चलते हैं। ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हो जेड बार टाइप का, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर है ये। ठीक है, तो एफ जेड हमारे पास क्या है, हम जेड क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई लिखते हैं ना। तो मोड ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बात दोनों सेम है, वैल्यू इसका मतलब क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, एफ जेड हम जानते हैं क्या होता था, यू प्लस आइटा वी टाइप का। अगर कंपेयर करोगे तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल जो है कंटिन्यूस होंगी एवरी पॉइंट पे। ठीक है, और v एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी कॉन्टीन्यूस है। द कांस्टेंट फंक्शन आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए डोमेन। तो हम ये कह सकते हैं सिंस u and v are continuous everywhere। ठीक है, so fz is also continuous। ठीक है, अगर u और v कॉन्टीन्यूस है तो fz भी कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, प्रूव हमें ये करना था कि कॉन्टीन्यूस तो हर जगह हो, जो हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे होगा, किसी और पॉइंट पे नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सी आर इक्वेशन चेक कर लेते हैं। देखो u का डेरिवेटिव करें, करली u बाय करली x क्या आया 2x, करली u बाय करली y क्या आ गया 2y। सिमिलरली करली v बाय करली x क्या आ गया 0, करली v बाय करली y क्या आ गया 0। ठीक है, हमें ये बात पता थी, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि
करली यू बाई करली एक्स, सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। करली यू बाई करली एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, करली वी बाई करली वाई के, एंड करली यू बाई करली वाई किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस करली वी बाई करली एक्स के। आप सभी एक बात ध्यान दो कि करली यू बाई करली एक्स और करली वी बाई करली वाई इक्वल कब हो सकते हैं, ये तभी हो सकते हैं जब x की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 0 0, ठीक है। इसी तरीके से करली यू बाई करली वाई और करली वी बाई करली एक्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये कब हो सकते हैं, जब y भी 0 हो जाए, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू, ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये रहेगा कि जो सी आर इक्वेशन है, सी आर इक्वेशंस कह सकते हैं हम कि आर सेटिस्फाइड ओनली एट 0 0, सिर्फ किस पॉइंट पे सेटिस्फाइड होंगी, 0 0 पे, ठीक है। बाकी किसी भी पॉइंट पे वो नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सी आर इक्वेशन 0 0 पे ही सेटिस्फाइड है तो डिफरेंशिएबल भी सिर्फ और सिर्फ किस पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। मतलब ये रहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन सिर्फ ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन हमें यही करती है। देखो सभी देख लो, देखो ध्यान दो, क्या था, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज यू प्लस आइटा इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इन ए डोमेन डी, देन द फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई दीज इक्वेशन। अगर इसी को आप इसी का कॉन्ट्रापोजिटिव लेकर चलें तो क्या होगा, पता है क्या होगा, कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, ठीक है, और इस पॉइंट पे 0 एक्स नोट वाई नोट की जगह क्या है यहाँ पे 0 0, ठीक है, और सेटिस्फाई करते हो किसको, सी आर इक्वेशन को, ठीक है। जिस पॉइंट पे करेंगे उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगी, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन भी हमें यही बात कहती थी जो इसका मैं कॉन्ट्रापोजिटिव कह रहा हूँ, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है 0 0 पे तो डिफरेंशिएबल भी सिर्फ किस पॉइंट पे होगी, 0 0 पे, ठीक है। 0 0 के अलावा उसके नेबरहुड पे या कोई और पॉइंट पे कहीं भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन भी एनालिटिक नहीं होगा इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि एनालिटिक तभी होता है जब हम ये कहें कि जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन तो ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल है, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज नॉट differentiable function except at the origin, ठीक है। this implies fz is not analytic function, ठीक है। तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, कि कंटिन्यूस हर एक पॉइंट पे हो लेकिन डिफरेंशिएबल सिर्फ ओरिजिन पे होगा और किसी पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल 2 था। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड। थर्ड एग्जांपल ये है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू हमें गिवन है अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन ऑल्दो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट।
मतलब ये कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा चाहे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई उस पॉइंट पे क्यों ना हो जाए। ठीक है, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो भी रही है फिर भी वो ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बाद हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि उसके फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो ये चेक करेंगे कि वो सी आर इक्वेशन को होल्ड करते हैं या नहीं, मतलब ये इस स्टेप से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो एफ जेड की बात करें तो एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस आइटा वी टाइप का। ठीक है, तो कंपेयर करें तो u की वैल्यू पता है क्या आ गई, अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई, और v हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो वैल्यू अगर चेक की जाए 0 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि 0 0 की बात चल रही है ना कि ओरिजिन पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू एक्स वाई के अंदर फंक्शन के अंदर 0 0 पुट करके चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से v के अंदर पुट करके देख लेते हैं तो वो भी 0 होगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, एग्जिस्ट कर गई, इसीलिए हम क्या कहेंगे, u एंड v आर continuous, this implies fz is also continuous। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो चुका है। अब एक काम करें, सी आर इक्वेशन को चेक करते हैं। सी आर इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, करली यू बाई करली एक्स, ठीक है, करली यू बाई करली वाई, 4 पार्शियल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। देखो, करली यू बाई करली एक्स, मैं आपको है ना एक पहले जनरलाइज फार्मूला बता देता हूँ कि किसी जनरल पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू को प्रूव करना हो तो उसके बाद फिर उसको जो है मैं सिंपल वे में लिख के दिखाऊंगा। देखो, अगर मान के चलो आपने करली यू बाई करली एक्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जनरली ऐसा लिखते हैं, और किसी भी पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे उस पॉइंट का पार्शियल डेरिवेटिव आपने चेक करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, यू मीन्स फंक्शन जो आप लेकर चल रहे हो, एक्स नोट प्लस एच, वाई नोट माइनस यू एट एक्स नोट वाई नोट डिवाइड बाय एच। ये एक्स नोट वाई नोट वो पॉइंट है जिन पॉइंट्स पे आप उस पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करना चाहते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव हमने किस पे फाइंड करना है, ओरिजिन पे, तो इसका मतलब एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये u 0 प्लस एच 0 माइनस u 0 0 डिवाइड बाई एच। ठीक है, अगर इसको मैं x की फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये u x 0 माइनस u 0 0 डिवाइड बाई एच। आपके मैथ में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जो जनरलाइज इस तरीके से होता है और उसको इस फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विद रिस्पेक्ट टू y के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जो u फंक्शन है, u फंक्शन हमें क्या गिवन है, u फंक्शन ये था, u था हमारे पास अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई था। ठीक है, मतलब यहाँ x की जगह x है और y की जगह 0 है, यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट, सॉरी यहाँ x आना था, लिमिट x टेंस टू 0, क्या वैल्यू आएगी, y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह x है 0 माइनस u 0 0 में 0 डिवाइड बाई x विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो करली u बाई करली x वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से करली u बाई करली y को हम इन जनरल लिखते हैं, लिमिट k मैं लिख रहा हूँ k टेंस टू 0, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए पहले लिख रहा हूँ एक्स नोट वाई नोट प्लस के माइनस यू एक्स नोट वाई नोट डिवाइड बाय के। ठीक है, अगर 0 0 पे चेक करना है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट
के टेंस टू 0, एक्स नोट वाई नोट की जगह 0 आ जाएगा, 0, ठीक है, के माइनस यू 0 0 डिवाइडेड बाय के। और अगर इसी को हम y में कन्वर्ट कर दें तो y टेंस टू 0, u 0 y माइनस यू 0 0 डिवाइड बाय y, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब ये ध्यान रखें आप, क्योंकि ये बार बार इसके अंदर यूज़ होने हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, मोड ऑफ एक्स वाई। वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 है तो u के अंदर पुट करेंगे यहाँ, तो u 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय y विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली आप करली v बाय करली x को फाइंड करेंगे, वो भी 0 आएगा। करली v बाय करली y को फाइंड करके चेक कर लेना, वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो उससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि करली u बाय करली x इक्वल हो चुका है करली v बाय करली y के, एंड करली u बाय करली y किसके इक्वल हो चुका है, माइनस करली v बाय करली x के, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू 0 आ रही है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि ऑल द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई CR इक्वेशन, CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो फंक्शन है, जो हमें फंक्शन गिवन है, एनालिटिक नहीं होगा चाहे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ओरिजिन पे। अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया कि CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब ये प्रूव करना बाकी है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो एनालिटिक भी निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना ये बात कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय चांस डिफरेंशिएबल हुआ, तो फंक्शन को एनालिटिक हम नहीं कहेंगे, ठीक है। फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तभी हम ये कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो इसने बात ओरिजिन की है, हम ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या फिर नहीं है, ठीक है। देखो, फंक्शन एट 0 पे चेक करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हम ये लिखते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो डिवाइड बाय z माइनस 0, ठीक है। तो एफ जेड हमारे पास क्या है, एफ जेड हमारे पास है अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय माइनस 0 डिवाइड बाय जेड। जेड की जगह आप ये लिख दो चाहे एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 0, ठीक है। और लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट z टेंस टू 0 है, इसका मतलब x भी टेंस टू 0 है और y भी टेंस टू 0। टू वेरिएबल की अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी हो, ये आपके एडवांस कैलकुलस के मैथ में आई थी, तो उसके अंदर हम इस तरह की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए जो ओरिजिन से पास होने वाले जो पाथ है उनको लेकर चलते होते थे, ठीक है। तो इन जनरल हम ये लेकर चलें, अगर पुट करें y इज़ इक्वल टू एम एक्स टाइम, ठीक है, तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो एफ डैश एट 0 चेक कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, y की जगह एम एक्स यहाँ पुट कर रहा हूँ, अंडर रूट क्या वैल्यू बनी, x एम एक्स, ठीक है, मोड डिवाइड बाय x प्लस आइटा एम एक्स और द लिमिट x टेंस टू 0। वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर जाएगा x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी कैंसल। वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, अंडर रूट m
डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा एम। ठीक है, तो m क्या था, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर था, रियल नंबर है जो कि ये कह सकते हैं आर्बिट्रेरी नंबर है, जो कि मतलब ये हुआ कि f'0 जो है m पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे m की वैल्यू को चेंज करोगे f'0 भी चेंज होगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ये कहेंगे लिमिट नॉट यूनिक, यूनिक भी नहीं होगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लिमिट इज नॉट यूनिक। रीज़न क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन m की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यही बात प्रूव करनी थी कि CR इक्वेशन चाहे सेटिस्फाई हो भी जाए तब भी एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करवाता हूँ। 2 एग्जांपल मैंने बस आज शुरुआत करवाई है आपसे। मैं रेगुलर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियो जो है अपलोड करूँ रियल एंड कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, अगर कुछ गलती हो तो मैं धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार लूँगा, क्योंकि ये जो है पिछला टॉपिक काफ़ी पीछे रह गया है। ठीक है, तो इस पे धीरे धीरे जो है रिदम बनेगा। ठीक है, तो फीडबैक दें इसके लिए। ठीक है, अगर कुछ गलती लगे तो, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।